नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार से 3 दिन के बिहार दौरे पर 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोड मैप का किया लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने भारत प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को मजबूत करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। रुपाला ने मत्स्य पालन में जलीय कृषि क्षेत्र में जलवायु संकट से निपटने के लिए सहयोगात्मक वैश्विक कार्रवाई पर दिया जोर। भू संसाधन विभाग और राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र ने किया समझौता। मिट्टी और पानी जैसे प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग और संरक्षण के लिए पारिस्थितिक संतुलन स्थापित करना है समझौते का उद्देश्य। इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ ने कहा कि इससे बंजर भूमि के बेहतर उपयोग और भू जल पूर्ण भरण में मिलेगी मदद। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंच चुकी हैं। पटना में राष्ट्रपति ने आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण किया। इसके अलावा राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में भी भाग लेंगी। किरण नाज करे ऐसी परवाज दे मालिक के गगन नाज करे। कर्मयोद्धा किसानों की धरती बिहार कृषि विकास के लिए असीम संभावनाओं का प्रदेश है। बिहार के मेहनती किसान निरंतर उन्नति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि के समग्र विकास और किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में वर्ष 2008 में कृषि रोड मैप का शुभारंभ किया गया। अब तक कुल 3 कृषि रोड मैप के माध्यम से किसानों की उन्नति एवं विकास की योजनाएं चलाई गई है। विगत 3 कृषि रोड मैप के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप कृषि के उत्पादन एवं उत्पादकता में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल हुई है। चावल का उत्पादन वर्ष 2007-8 में 42 से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 77 लाख मीट्रिक टन, वहीं उत्पादकता 12 से बढ़कर 24 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। गेहूं का उत्पादन 37 से बढ़कर 68, उत्पादकता 23 से बढ़कर 30 क्विंटल। मक्का का उत्पादन 15 से बढ़कर 34, उत्पादकता 27 से बढ़कर 52 क्विंटल। दलहन उत्पादन 1 से बढ़कर 3, उत्पादकता 4 से बढ़कर 8 क्विंटल। तिलहन उत्पादन 3 से बढ़कर 12, उत्पादकता 8 से बढ़कर 10 क्विंटल। सब्जी का उत्पादन 101 से बढ़कर 178, उत्पादकता 159 से बढ़कर 195 क्विंटल। वहीं फलों का उत्पादन 32 से बढ़कर 49 लाख मीट्रिक टन, उत्पादकता 112 से बढ़कर 137 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। वहीं कृषि क्षेत्र में बीज उत्पादन एवं विस्थापन दर में वृद्धि हुई है। कृषि यांत्रिकरण में भी नए आयाम स्थापित हुए। फार्म पावर की उपलब्धता 3.21 किलोवाट प्रति हेक्टेयर हो गई है, जिसके फलस्वरूप बिहार को फसल उत्पादन के क्षेत्र में धान, गेहूं एवं मक्का के लिए कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार से भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। कृषि के क्षेत्र में विकास से बिहार राज्य की एक अलग पहचान बनी है। धान उत्पादकता में हमारे किसानों ने 224 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और जैविक आलू में 729 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज प्राप्त कर विश्व कीर्तिमान बनाया है। राज्य सरकार के सहयोग एवं किसानों की अथक प्रयास से बिहार के कृषि धरोहर कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, मगही पान, मिथिला मखाना, मरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। साथ ही मधु उत्पादन एवं मशरूम उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी राज्य बन गया है। कृषि के साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन प्रक्षेत्र का भी विकास हुआ है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। मछली का उत्पादन 2 से बढ़कर 7 लाख मीट्रिक टन हो गया है।
सूक्ष्म सिंचाई के रकबा में 10 गुना वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य का प्रबंधन राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। 2 करोड़ किसानों को उनकी खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य की जानकारी के लिए मृदा कार्ड उपलब्ध कराया गया है। ग्रामीण पथ निर्माण अंतर्गत कुल 28,869 बसावटों की संपर्कता उपलब्ध कराई गई है। वहीं अनाज भंडारण क्षमता 2 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 28 लाख मीट्रिक टन हो गई है। भूमि एवं जल संरक्षण से कुल 1,09,77 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। विगत 3 कृषि रोड मैप की अवधि में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद अभी भी किसानों के हितों में कार्य करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों के समाधान करने के लिए राज्य स्तर पर दिनांक 21 फरवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में किसान समागम का आयोजन कर सभी जिलों से आए लगभग 5,000 किसान भाइयों एवं दीदियों में से कई के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त कर उनका समावेशन चतुर्थ कृषि रोड मैप में किया गया है। चतुर्थ कृषि रोड मैप की अवधि वर्ष 2023 से 28 तक है। इसके सूत्रण में कृषि विभाग सहित 12 विभागों को शामिल किया गया है, जिस पर अगले 5 वर्षों में 1,62,268 करोड़ रुपए के व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कृषि रोड मैप के सूत्रण में सीमांत किसानों, महिला कृषकों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस कृषि रोड मैप में कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के साथ सरकारी क्षेत्र में निवेश हेतु पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कार्य किए जाएंगे। फसल, बागवानी, दुग्ध, अंडा, मांस और मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कृषि प्रक्षेत्र अंतर्गत 238 बीज गुणन प्रक्षेत्र एवं 100 सीड हब का विकास किया जाएगा। फसल विविधीकरण योजना अंतर्गत जहां सूखा एवं अल्पवृष्टि क्षेत्र में पोषक एवं मोटे अनाज के प्रसार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना गया जिले के टनकुप्पा प्रखंड में की जाएगी और 3,30,000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस एवं शेडनेट की स्थापना की जाएगी। भूमि एवं जल संरक्षण के लिए चेक डैम, आहार पॉइंट का जीर्णोद्धार, जल संचयन तालाब एवं हर खेत तक सिंचाई का पानी चतुर्थ कृषि रोड मैप के महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। 3500 नए कस्टम हायरिंग सेंटर का निर्माण और फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 360 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना कराई जाएगी। भूमि समतलीकरण, फसल विविधीकरण, शून्य जुताई, रेसबेड मक्का प्लांटिंग, अंतर्वर्ती फसल, पोषक अनाज आधारित फसल प्रणाली के कार्यक्रम से किसानों को सशक्त करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकार के इथेनॉल नीति के कार्यान्वयन के स्वरूप मक्का फसल आधारित विविधीकरण का नया मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में कार्य किया जाएगा। गुड़ विकास, मशरूम उत्पादन, शहद उत्पादन और नई चीनी मिलों की स्थापना के साथ साथ डिस्टिलरी यूनिट का विकास किया जाएगा। 4.80 लाख विद्युत पंप सेटों को कृषि विद्युत संबंध प्रदान की जाएगी। वन आधारित उद्योग का विकास एवं वनों से मृदा संरक्षण पर विशेष बल दिया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण अंतर्गत मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए योजना संचालित कर उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा सहयोग दिया जाएगा। कृषि शोध एवं शिक्षा में भी नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। और इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि राज्य की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का स्वर्णिम विकास जरूरी है। इस प्रदेश की उन्नति के लिए कृषि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। ये प्रसन्नता की बात है कि बिहार सरकार वर्ष 2008 से ही कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन कर रही है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि पिछले 3 कृषि रोड मैप के क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य में धान, गेहूं और मक्का की उत्पादकता लगभग दुगनी हुई है। साथ ही बिहार मशरूम, शहद, मखाना और मछली उत्पादन में भी अग्रणी राज्यों में शामिल हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बिहार में कृषि को आने वाले दिनों में और सुगम बनाने का काम किया जाएगा। इस कृषि रोड मैप के अंतर्गत आगामी 5 वर्षों में फसलों के विविधीकरण, बेहतर सिंचाई सुविधा, भूमि और जल संग्रहण, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूल कृषि, फसल अवशेष प्रबंधन, पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, भंडारण की सुविधा का विकास जैसे विषयों पर बल दिया जाएगा।
और आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मंगलवार को जलवायु परिवर्तन को अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन प्रशासन में मुख्य धारा में लाने और भारत प्रशांत क्षेत्र में मत्स्य पालन प्रबंधन उपायों को मजबूत करने पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन के सहयोग से किया जा रहा है। यह आयोजन 17 से 19 अक्टूबर 2023 के दौरान महाबलीपुरम, चेन्नई में जलवायु अनुकूल मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश विकसित करने और अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन प्रशासन में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण के लिए रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से हो रहा है। इस अवसर पर पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि इस कार्यक्रम में जलवायु परिवर्तन, मत्स्य पालन पर इसके प्रभाव के प्रति सरकारों और क्षेत्रीय मत्स्य निकायों की तैयारियों पर प्रमुख तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। रुपाला ने सामान्य जिम्मेदारियों और समान हितों के आधार पर सभी हितधारकों के समावेश और मत्स्य पालन व जलीय कृषि क्षेत्र में जलवायु संकट को दूर करने के लिए सहयोगात्मक वैश्विक कार्रवाई पर जोर देने का आग्रह किया। उन्होंने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर द्वारा साझा किए गए सामान्य अवसरों और आम चुनौतियों के लिए रणनीतिक अंतर संबंध का भी आग्रह किया। और भूमि संसाधन विभाग ने मंगलवार को राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर के साथ समझौता किया है। DOLR सचिव अजय तिर्की और अंतरिक्ष विभाग के सचिव S सोमनाथ सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। DOLR ने देश भर के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सभी WDC2 परियोजनाओं के लिए उच्च रेजोल्यूशन उपग्रह डाटा के माध्यम से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास की निगरानी के उद्देश्य के साथ NRSC के साथ अनुबंध किया है। WDC PMKSY में पहली बार सरकार द्वारा निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए अंतरिक्ष और रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी के उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। भुवन पोर्टल डेटा के मामले में बेहद समृद्ध है और इसकी उपयोगिता बढ़ाने के लिए इसे और अधिक उपयोग के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है। DOLR के सचिव अजय तिर्की ने लंबे समय से चली आ रही साझेदारी की सराहना करते हुए खुशी व्यक्त की है कि NRSC के भू स्थानिक तकनीक के साथ ये सहयोग विभाग को महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और उद्देश्यों को निरंतर प्राप्त करने में मदद करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज जो जिस क्षेत्र में कार्य कर रहा है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और जैसा सभी वाकिफ़ हैं 97 मिलियन हेक्टेयर्स डिग्रेडेड लैंड है हमारे देश में और एक बहुत बड़ा संख्या है। ये लगभग 1/3 पूरे भूभाग का क्षेत्रफल है और इसमें जो हमारा विभाग का दायित्व है कि इस क्षेत्र में हम कार्य करके विकास करके हम इस क्षेत्र को कैसे विकसित करें और कैसे इसे पुनर्जीवित करें, यही बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो हमने समन्वय किया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ और NRSC के साथ, वह इसी दिशा में है। जो ये समन्वय है ये माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे कि जियोस्पेशल एप्लीकेशंस को किस तरह से हमें ज़्यादा प्रमुखता देनी है और हमारे विकास के कार्यों में कैसे जोड़ना है, यही उनके निर्देश हैं और उसी परिप्रेक्ष्य में हम यह कार्य कर रहे हैं। अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने वाटरशेड परियोजनाओं की निगरानी के लिए DOLR के साथ निरंतर समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया। हमारा ये MOU है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू और NRSC के बीच में। आपको पता है NRSC और नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, वो इसरो का एक सेंटर है। वहाँ ये सैटेलाइट से जो चित्र मिलता है उसके एनालिटिक्स करते हैं। सो हमारा हाई रेजोल्यूशन इमेज है और कई अनेक उपग्रह है उसके चित्र से और जो खरीदता है बाहर से, ये सब जुड़ा के हम ये एनालिसिस करते हैं। इसके एनालिसिस में जो हम करते हैं कि क्या इंटरवेंशन होते हैं, हमारा ये जो वेस्ट लैंड है उसका रीयूटिलाइजेशन और उसमें क्या इंटरवेंशन करते हैं मिनिस्ट्री के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा, इस इंटरवेंशन से क्या फ़ायदा होता है, क्या हमारा ये वाटरशेड डेवलपमेंट अच्छी तरह होती है, क्या और ग्राउंड वाटर लेवल इम्प्रूव करते हैं, हमारा एग्रीकल्चर का बढ़ावा देते हैं या क्या, इस सब का एनालिटिक्स करते हैं। इसके एनालिटिक्स से हमको रिपोर्ट मिलते हैं, उसके सहारा से मिनिस्ट्री को और कोई इंटरवेंशन चाहिए और पॉलिसी डिसीजन चेंज करना चाहिए, सभी का फ़ायदा मिलता है। जो ये सब एनालिटिक्स डाटा और इमेज डाटा हमारे ये भुवन पोर्टल है, उस पोर्टल में जुड़ाते हैं।
सो ये इसी से सभी को उसके मॉनिटर कर सकते हैं मिनिस्ट्री में, डिपार्टमेंट में, और कई स्टेटों में इसका फ़ायदा मिला है। 3 से 5 नवंबर के बीच नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भी शिरकत के लिए निमंत्रित किया गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में 11 केंद्रीय मंत्रालयों का भी सहयोग रहेगा। इसके अलावा जो देश हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं वो भी शामिल होंगे। जापान और वियतनाम फोकस कंट्रीज के रूप में हिस्सेदार होंगे। इसके साथ ही अन्य 14 और देश इसमें शामिल होंगे। 23 राज्यों ने भी वर्ल्ड फूड इंडिया में शामिल होने के लिए सहमति दी है। पिछली बार 2017 में वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था। इस बार के वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन में सबसे बड़ा डोसा बनाया जाएगा जो विश्व रिकॉर्ड होगा। 3 से 5 नवंबर के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया का एक भव्य आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है, जिसके समापन में महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति होगी। उनकी स्वीकृति प्राप्त हुई है। उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मंत्रालय ने अपना निवेदन प्रस्तुत किया है और मुझे विश्वास है ये निवेदन स्वीकार होगा। वर्ल्ड फूड इंडिया में हमारे 11 केंद्रीय मंत्रालयों का इसमें भागीदारी है और उनसे संबंधित जो भी हमारे संगठन हैं उन सब ने इसमें हिस्सेदारी करने का फैसला किया है। जो देश में उसके बाहर जो देश इसमें हमारे सहयोगी हैं या भागीदार हैं उनकी संख्या 16 है, जिसमें नीदरलैंड हमारा पार्टनर कंट्री के तौर पर है और जो फोकस कंट्रीज है वो जापान और वियतनाम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गीजा में लगे ज्ञान डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर दिन 5 लाख लीटर दूध की खपत होती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, जिसमें कोई उद्यमी निवेश नहीं करना चाहता था। आज कानून का राज है। अब उद्यमी यहाँ निवेश को आतुर हैं। अब यहाँ के नौजवानों को बाहर नहीं जाना होगा, यही नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीडा में प्लांट लगने से लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास भी होगा। गोरखपुर बस्ती मंडल के लगभग 1 लाख पशुपालकों को अपना दूध बेचने के लिए नया मार्केट मिलेगा। भीटी रावत के पास ज्ञान डेयरी का प्लांट लगा है। इस प्लांट में दूध व दूध से बने अन्य प्रोडक्ट भी बनेंगे। अत्याधुनिक ऑटोमेटिक मशीन वाले प्लांट में लगभग 300 लोग प्रत्यक्ष तथा 1500 अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पाएंगे। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के उद्देश्य से खरीफ क्रय वर्ष 2023-24 में सीधे खरीद करते हुए विभिन्न धान खरीद केंद्रों के माध्यम से अब तक 10,215 मीट्रिक टन धान किसानों से खरीद किया गया है। इस योजना से अब तक लगभग 1718 किसानों को लाभान्वित किया गया है। खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार को 2079 मीट्रिक टन खरीद हुई है। 2089 मीट्रिक टन खरीद हुई है। धान क्रय केंद्रों पर किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका पूरा ध्यान रखकर खरीद की जा रही है। और आइए बात करते हैं मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को उड़द के सौदे उतार चढ़ाव के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर हुई खरीद। एगमार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 16 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 8,850 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,600 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही दाहोद मंडी में 17 अक्टूबर को उड़द की खरीद 7,000 रुपए पर हुई। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 अक्टूबर को उड़द का भाव था 8,000 रुपए। 17 अक्टूबर को इसके सौदे 300 रुपए उछलकर 8,300 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडी में 16 और 17 अक्टूबर को उड़द का कारोबार बिना किसी फेरबदल के 8,650 रुपए पर हुआ। वहीं राज्य की ही शाहगंज मंडी में मंगलवार को उड़द की खरीद फरोख्त 8,650 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। घरेलू स्तर पर इस साल
उड़द की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 26,12,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल इस दौरान उड़द की उपज 27,76,000 टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन का निर्यात चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान 8% घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में बीते 4 महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 2,32,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,25,000 टन का हुआ था। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में इस मौसम में प्याज की नर्सरी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के किसान मक्का, धान, ज्वार और बाजरा का सुरक्षित भंडारण कर लें। यहाँ के किसान सरसों, गेहूं, मटर और मसूर की बुआई के लिए खेत तैयार कर लें। जम्मू कश्मीर के केसर के खेतों में उचित जल निकासी के लिए नालियां बनाएं। जम्मू कश्मीर में ही सेब के बागों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही यहाँ सेबों के पके फलों की तुड़ाई कर लें। हिमाचल प्रदेश में किसान आलू की खुदाई करें और राजमा की पकी फसल की तुड़ाई का काम कर लें। यहाँ के किसान जौ की मड़ाई का काम भी कर लें और इनका सुरक्षित भंडारण करें। हिमाचल में ही सभी पकी दलहन फसलों की कटाई के बाद इन्हें धूप में सुखाकर अच्छे से भंडारित कर लें। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में शलगम और मूली की बुआई की जा सकती है। यहाँ के मध्य पर्वतीय इलाकों में चाइनीज पत्ता गोभी, मूली, गाजर और ब्रोकली की नर्सरी लगाई जा सकती है। हिमाचल में ही मशरूम की खेती कर रहे किसान मशरूम के कमरों का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस बनाए रखें। यहाँ चाय के बागानों में चाय की अच्छी गुणवत्ता के लिए 8 से 10 दिनों के अंतराल पर चाय की पत्तियों की छटाई करते रहें। अगर यहाँ चाय के पौधों में ब्लिस्टर ब्लाइट का आक्रमण दिखाई दे तो पॉलीक्योर का स्प्रे करें। साथ ही हिमाचल में कचनार, आंवला, शहतूत और रीठा के पौधे लगाए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर, बैंगन और शिमला मिर्च में छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव कर लें। ये समय हरी प्याज की पूसा सौम्या किस्म की बुआई के लिए एकदम अनुकूल है। इसकी बुआई के लिए किसान सबसे पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें। खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें। 1 हेक्टेयर खेत के लिए करीब 10 से 12 किलो बीज काफी रहते हैं। उर्वरक की बात करें तो अच्छी फसल के लिए 1 हेक्टेयर खेत में 150 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटेशियम युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करें। बुआई के समय पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर रखें। अच्छी फसल के लिए बुआई के तुरंत बाद फसल में सिंचाई करें। इसके बाद हर 10 से 12 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई जरूर करें। हरी प्याज में थ्रिप्स कीट के हमले का खतरा रहता है। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। ध्यान रहे, दवा का छिड़काव सिर्फ कीट प्रभावित जगह पर ही करें। उन्नत किस्म पूसा सौम्या लगाने से किसान अच्छी उपज ले सकते हैं। 1 हेक्टेयर में इस किस्म की 250 क्विंटल फसल ली जा सकती है। ये किस्म उत्तर भारत में लगाने के लिए काफी अच्छी है। पूसा सौम्या की खेती उत्तर भारत में दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में की जा सकती है। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। CJIDY चंडूर की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश की है। ऑपरेशन अजय के तहत तल अवीव से 5वीं उड़ान दिल्ली पहुंची। विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे इन यात्रियों का हवाई अड्डे पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने गर्मजोशी से स्वागत किया।
केंद्र सरकार ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में PMLA के तहत लगभग 6.25 करोड़ रुपए मूल्य की 5 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्ति राजदीप सिंह, कृष्ण कुमार और अन्य की है। BSF जम्मू के अनुसार पाक रेंजर्स ने अर्निया सेक्टर में BSF जवानों पर गोलीबारी की, जिसका BSF जवानों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन NCC परिसर गोरखा बस्ती के पास स्क्रेप गार्डन में किया गया। महिला सशक्तिकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए CRPF की महिला बाइक रैली यशस्विनी उत्तर प्रदेश के सीतापुर पहुंच गई है। इस रैली को मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने शिलोंग में हरी झंडी दिखाकर गुजरात के लिए रवाना किया था। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।